स्टार्ट करते हैं 10th यूनिट अपना टॉपिक सर्विसेज में। पहला है अपना ई कॉमर्स। तो इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट है एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 325 बिलियन बाय 2030 एज पर दी इन्वेस्ट इंडिया। एंड अबाउट ई कॉमर्स अगर देखें तो करंट स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स 2022 में सेक्टर वॉज वर्थ $70 बिलियन एंड मेक्स 7% ऑफ इंडियाज टोटल रिटेल मार्केट। एंड ई कॉमर्स मॉडल्स जो हैं, एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स होता है, एक मार्केट प्लेस मॉडल होता है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में इन इट इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ओन्ड बाई एन ई कॉमर्स एंटिटी एंड इज सोल्ड बाई द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। And in India, FDI is not permitted in this model to protect India's unorganized sector of retail sector not capable of offering big discounts. और मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल जो होता है ये, इसमें ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स लाइक अमेजन। तो इसमें फॉरेन प्लेयर आ सकते हैं। इन्वेंट्री बेस्ड में फॉरेन प्लेयर नहीं आते, तो उसमें अपना इंडियन प्लेयर है, मिंत्रा उंत्रा है, वो सब अपना चलेगा। 100% FDI अंडर दी ऑटोमेटिक रूट जो है परमिटेड है और इसमें मार्केट प्लेस वाले में। एंड इन की इनिशिएटिव टू प्रमोट दी कॉमर्स क्या लिए गए हैं, तो ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी लाई गई है, एम टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर। ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स ONDC है, ये ओपन सोर्स ई कॉमर्स नेटवर्क रहेगा दैट कनेक्ट शॉपर प्लेटफॉर्म एंड रिटेलर्स। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 है, इंडिया स्टैक है। रिलेटेड न्यूज़ में इंडिया ने अबॉलिश किया है 2% इक्विजेशन लीवी अफेक्टिंग दी नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज। एंड इक्वेशन लीवी क्या होता है, 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। इट वाज इनिशियली अप्लाइड टू ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स एंड रिलेटेड पेमेंट्स फॉर यूटिलाइजिंग डिजिटल एड स्पेस set at 6% rate for non-residents without a permanent establishment in the India। 2020 में its scope was extended to cover e-commerce suppliers or services to Indian resident by non-resident e-commerce operator, and this levy at set as 2% is applicable on non-resident e-commerce operators having a permanent establishment in India। एंड पर्पज इज टू इंश्योर दी फेयर कंपटीशन रहे। अभी ये बॉलिश क्यों किया गया कि फेयर कंपटीशन रहे, रीजनेबलनेस रहे एंड एक्सरसाइज द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टैक्स बिजनेसेस। तो हाँ, ये तो पूरा 10 पॉइंट वाला है ना, पॉइंट वाला तो पूरा करना ही है। नेक्स्ट है अपना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC। तो ONDC अवॉर्डेड ग्लोबल अवार्ड अंडर द कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज इन नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो जो है क्या नाटक है ये, जो है गवर्नमेंट ने खुद ही बनाया है, DPIIT ने, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसको अवार्ड भी दे रहा है नेशनल अवार्ड्स पे। ये बढ़िया है। तो वही डिपार्टमेंटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवांस जो है नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है और DPIIT के ही उसको अवार्ड भी दे रहा है। यही है अपना। तो ONDC जो है सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकन अंडर द इनिशिएटिव DPIIT। इसका एम है टू इंक्रीज द ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, डेमोक्रेटाइज करना डिजिटल कॉमर्स को इन द कंट्री बाय इनेबलिंग पॉपुलेशन स्किल इंक्लूजन ऑफ ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ द ये बिजनेसेस। तो इसमें ये फाउंडिंग मेंबर जो है इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। इट इज़ नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है यूजिंग ओपन स्पेसिफिकेशन एंड ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग शॉपर्स प्लेटफॉर्म्स एंड रिटेलर्स। नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल रहेगा, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक रहेगा। नेटवर्क सेंट्रिक फोकसेस ऑन इंटरकनेक्टेड यूजर्स एंड और सिस्टम वर्किंग टुगेदर विच इज़ ऑफन डिसेंट्रलाइज रहेगा। इसमें कोई सेंट्रल रेगुलेटरी मतलब कि वो नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फोकस ऑन प्लेटफॉर्म वेयर यूजर्स एंड प्रोवाइडर्स इंटरैक्ट लाइक अमेजन, उबर, फेसबुक, इस टाइप का।
रिलेटेड न्यूज़ में सारथी ऐप है। सारथी ऐप जो है ONDC इन कोलैबोरेशन विद भाषनी हुआ था, have launched सारथी रेफरेंस ऐप टू मेक ई-कॉमर्स इंक्लूसिव। भाषनी 2022 अंडर द नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन एम टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विसेज इन 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। अबाउट सारथी ऐप अगर देखें तो असिस्ट बिजनेसेस इन क्रिएटिंग buyer apps with multilingual support like real-time transition, voice recognition. It initially supports Hindi, English, Marathi, Bangla, Tamil with plans to scale up for all 22 languages के लिए आगे के लिए प्लान है। नेक्स्ट है अपना एंटी ट्रस्ट लॉ। तो रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड दैट अमेजन एंड फ्लिपकार्ट वायलेटेड local antitrust laws by offering exclusive launches, favoring selected sellers and prioritizing certain listings। तो एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क कंसर्निंग दी ई-कॉमर्स इन इंडिया, कंपटीशन एक्ट है 2023 में, इसको फिर अमेंड भी किया गया है, 2002 का ओरिजिनल एक्ट था। एम टू फॉस्टर कंपटीशन, प्रोटेक्टिंग एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, abuse of dominant positions and regulates combinations like मर्जर्स है, एमलगमेशंस है, एक्विजिशंस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई-कॉमर्स रूल 2020 प्लेसेस लाइबिलिटीज ऑन ई-कॉमर्स एंटिटीज टू मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, नॉट टू प्रमोट द स्केल ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड नॉट यूज डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर डिसीजन। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशंस ऑफ द ई-कॉमर्स एंटिटीज, तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन exclusive selling, no seller can sell its product exclusively or on any market platform, and all vendors on the e-commerce platform should be provided services in a fair and non-discriminatory manner। एंड तो कोई सेलर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम केवल अमेजन को अपना प्रोडक्ट देंगे या केवल फ्लिपकार्ट को देंगे। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेजेस बाय वेंडर्स, तो एनी वेंडर हु परचेजेस 25% और मोर ऑफ इट्स इन्वेंट्री फ्रॉम एन ई कॉमर्स ग्रुप कंपनी विल बी कंसिडर टू बी कंट्रोल्ड बाय दैट ई कॉमर्स कंपनी एंड देयर बाय बार्ड फ्रॉम सेलिंग टू इट्स पोर्टल। तो हम कोई वेंडर हैं, अपना 25% से ज़्यादा अगर एक ही ई कॉमर्स को दे रहे हैं तो गड़बड़ मामला फिर। अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखें अगर CCI, तो 2009 अंडर द कंपटीशन कमीशन एक्ट 2000 ये 2 के अंदर में 2009 में ये CCI इस्टेब्लिश हुआ था। कंपोजिशन में इसमें चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं, सारे के सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। फंक्शंस प्रिवेंटिंग दी प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग द कंपटीशन इन मार्केट, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो ये हो गया अपना 10 पूरा सर्विस का। अब होता है कोल सेक्टर। इंडियन मिनिस्टर ऑफ कोल है अनवेल्ड इनिशिएटिव टू रिवोल्यूशनाइज कोल माइनिंग बाय एंगेजिंग ग्लोबल माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटर्स और मेजर कोल माइन प्रोजेक्ट अंडर कोल इंडिया। इंडिया कोल सेक्टर द प्रोडक्शन इंडिया surpassed 1 million tons of coal and lignite products in financial year 23। जियोलॉजिकल रिजर्व में देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, 5th लार्जेस्ट स्टील भी है, आयरन ओर रिजर्व में भी 5th लार्जेस्ट है। कंजम्पशन में 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल है, स्टील में भी 2nd लार्जेस्ट है। इंपोर्ट में रैंक 2nd इन कोल इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। पावर जनरेशन में कोल एंड लिग्नाइट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द पावर जनरेशन ऑफ इंडिया। कोल एंड लिग्नाइट 56% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। कंसिस्टेंट इश्यूज और चैलेंजेस इन कोल सेक्टर के हैं, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, इट इज मेनली बिकॉज देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्रॉस कल्टिवेटेड वैल्यू। जो बिटुमिनस कोल होता है वो बिकमिंग है, दिस टाइप ऑफ कोल है लो है कंट्रोल करता है। Sectors like iron and steel are major importer of coking coal. Coking coal produced in the country has risen between 28 to 42%. On the other hand, as percentage in imported coal from coking coal is less than 10%. Dominance of Coal India Limited. So Coal India Limited control over 80% of the country and business coal production and supply. Getting in coal sector, we can have coal production.
Industry and Mineral Development and Regulation Amendment Act 2021 and eyes on enhancing transparency, efficiency in the area of mining. Now composite prospective license from mining field का annual license दिया गया है for coal. तो composite prospective license का mining license is to state concession granted for the purpose of undertaking prospective operation along with mining operation business. Also, it realized that there is restriction of coal by the captive mine. उसका restriction हटा दिया. 100% FDI coal mining अंदर automatic route, revenue sharing model हो गया है. Public private partnership approach where private entities share its revenue with the government. Contrast production sharing contracts involve sharing profit. Hydrocarbon exploration license was issued in 2015 में था. And today's revenue sharing model replacing production sharing contracts. कोल के बारे में देखा जाए तो कोल इज कंपोजिट ब्लैक और ब्राउन ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक predominantly made of carbon. The precursor to coal is used of organic material consisting of partly decayed plants and mineral matter. Type of coal में देखा जाए ट्रांसफर जो है तो इंफ्रारेड it is the highest grade of coal containing a high percentage of fixed carbon. It is hard, brittle, black and lustrous. इसके बाद बिटुमिनस medium grade of coal and high heating capacity. Bituminous contains type of coal consistency minimum. Some bituminous में it is black in color, brown, और shiny and high heating value. Top three states with highest coal development of first performance are same within a state in the state. They account for approximately 70% of the total coal. नेक्स्ट है अपना ठीक है आप सुनना नेक्स्ट है ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रूल 2024 अंडर द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2002. तो अबाउट ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया देखें अगर तो ऑफशोर माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम डीप सी बेड जो है 200 मीटर से ज़्यादा का डेप्थ पे होगा. एंड इंडियाज ईजेड of over 2 million square kilometers hold significant recoverable offshore mineral sources. Mineral deposit में India's offshore mineral reserves include gold, diamond, copper, nickel, cobalt जो है manganese and rare earth elements हैं. Reserves में Geological Survey of India has delineated the resources of following minerals in the offshore coast. तो lime mud है within the EEZ of Gujarat and Maharashtra coast. एंड कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ऑफ केरला कोस्ट में लाइमबर्ड मिलता है. हैवी मिनरल प्लेसर्स हैं इन द इनर शेल्फ एंड मिड शेल्फ ऑफ उड़ीसा, आंध्रा, केरला एंड तमिलनाडु, महाराष्ट्र. फॉस्फोराइड्स एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड पॉली मेटेलिक फेरो मैग्नीज नोडुल्स हैं इन द क्रस्ट है इन द अंडमान सी एंड लक्षद्वीप सी. तो अदर जो है ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस एंड मिनरल रूल्स 2024 का है. तो एप्लीकेबिलिटी टू ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट किसमें मिनरल ऑयल में और हाइड्रोकार्बन से छोड़ के सब में एप्लीकेबल है. एंड मिनरल स्पेसिफाइड इन दी पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957. ऑयल हाइड्रोकार्बन और इसमें जो स्पेसिफाइड है इनको छोड़ के सब पे अप्लाइड है. डेफिनीशन जो है रूल्स यूज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन एंड कमेटी फॉर मिनरल रिजर्व इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर एक्सप्लोरिंग स्टेजेस एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़.
तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करता है डिफिनेशन वगैरह के लिए। एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड रूल मैंडेट्स रिगरस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेट असेसमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज जियोलॉजिकल स्टडी में एंड completion and exploration operations geological study report shall be prepared by the license to establish portable mineral reserves, specific exploration norms for a variety of deposits and minerals including deep sea minerals, rare earth elements minerals, hydrothermal minerals and nodules etc. There were types of resources that can be mined from deep sea. डीप सी से क्या क्या वो कर सकते हैं, ऑयली मेटेलिक नोड्यूल्स कर सकते हैं, ये स्मॉल पोटैटो शेप्ड लंप होते हैं in the minerals of the minerals found in the seabed containing high concentration of manganese, iron etc. The sea floor massive sulfides हैं, they are deposit of metal sulfides formed around the hydrothermal vent, जहाँ होंगे वहीं पर होंगे, वहाँ पर जो है कॉपर गोल्ड सिल्वर जिंक ये सब मिल सकता है। कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीशियस क्रस्ट होते हैं, तो क्रस्ट लाइक डिपॉजिट रहेगा दैट फॉर्म्स ऑन दी सी माउंट वगैरह है वहाँ पे, एंड अंडर वाटर माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पे ये रहेगा कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीशियस। तो ये सब डीप सी में मिल सकता है। स्टील सेक्टर recently the government set a target of 500 million ton of steel production by 2030. तो स्टील सेक्टर in India की बात करें तो स्टील is an alloy of iron and carbon containing less than 10% of the carbon and 1% manganese and a small amount of silicon, phosphorus, sulfur, oxygen with higher carbon content is cast iron. Steel production is highly reliant on coal, used as a reducing agent to extract iron from iron ore and provide carbon content as a steel. Steel sector in India the production second largest steel producing country है, 7% of the total crude steel production. First largest कौन है? USA होगा। China. Do you know the percentage contribution? It is 51%. अरे बाप रे बाप। Okay, more than half of total steel production of the world comes from China. And ये तो हो गया प्रोडक्शन का। कंजम्पशन में इंडिया में कितना है? 97.7 kg पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और चाइना में बहुत ज़्यादा था, शायद 100 कुछ केजी था, तो 60 केजी के आसपास। कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 2% ऑफ इंडिया जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। ट्रेड में देखा जाए तो इंडिया हैज अल्टरनेटेड बिटवीन बीइंग ए नेट स्टील इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ओवर द 5 मिलियन। और 24 में बात किया है तो नेट स्टील इंपोर्टर है। मेजर चैलेंजेस फॉर स्टील सेक्टर क्या है? तो लैक ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया लार्जली फुलफिल्स इट्स कोकिंग कोल रिक्वायरमेंट थ्रू कॉस्टली इंपोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लो पर कैपिटा कंजम्पशन है, तो इंडिया पर कैपिटा फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन 97.7 kg 23-24 अगेंस्ट वर्ल्ड 219.3 kg। चाइना का 628 kg, बहुत ही ज़्यादा है। तो साले स्टील खाते हैं क्या सब? अभी तो साले वो 10 तले पर उनका सड़क बना हुआ है। एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है। स्टील इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट कार्बन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडिया इज मेजर आयरन एंड स्टील एक्सपोर्टर टू द यूरोपियन यूनियन विद इंक्लूजन ऑफ कार्बन टैक्स from 19%. Other than that, high logistic cost and lack of capital is still divide. ये हो गया। इनिशिएटिव का लिए जो है तो स्टील नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 था, जिसमें ये सोचा गया था कि डिसाइडेड 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी एंड 160 किलोग्राम पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन बाय 2031। 150 kilogram per capita steel consumption and 300 million ton steel making capacity. Make in India initiative supported by the UN Agriculture Mission Moscow Plan to intensify engagement with key sectors.
like railway, defense, housing, etc. to go easily. Production incentive scheme for specifically steel to stimulate the production of specialty steel within India to reduce import while expecting significant capital investment. Vision to promote the accelerated development of Eastern India like Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal and Andhra Pradesh through the establishment of integrated steel hub in Kolkata. Revamp the steel import monitoring system and tended to more effectively monitor steel import and added concern affecting the domestic steel industry. Decarbonizing the steel sector, the Ministry of Steel and Heavy Industry released a report greening the steel sector in India roadmap and action plan. Green steel देखा जाए तो green steel is the manufacturing of steel without the use of fossil fuel. India steel industry accounts for 4% of the plant initiative to decarbonize the steel sector. PET scheme to support even trade scheme. Part of the national mission for enhanced energy efficiency is incentivizing the steel industry to reduce energy consumption. Steel scrap policy of 2019 has provide a framework to facilitate and promote establishment of metal scrapping center for scientific study and recycling of ferrous. National Green Hydrogen Mission, under which the Ministry of Steel has been allocated 30% of the pilot project budget to promote the use of green hydrogen in steel making. Carbon credit trading scheme CCTS will reach and avoid the greenhouse gas emission from the various sectors of India by pricing the emission through carbon credit certificate trading steel industry की बात की जाए most of the steel industry are located in the East India like Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh and West Bengal including Andhra. However, some are also located in South India, they are port cities mostly like Neemangaluru, Ratnagiri, Visakhapatnam, Bhadravati, Salem, Vijayawada. नेक्स्ट इज बायो इकॉनमी. तो फोर्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 में यूनियन मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल बी बायो इकोनॉमी रिवोल्यूशन. ग्लोबल बायो इंडिया स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट इट्स पब्लिक सेक्टर टेक्नोलॉजी industry and its PSU Biotechnology Industry Assistance Research Council BIRAC. And bioeconomy क्या है? is the knowledge based production and use of biological resources, processes and method to provide goods and services in a sustainable manner in all economic sectors. Important sectors में बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर ये सब आता है. बायो इकॉनमी के स्टेटस देखें तो ग्रोन फ्रॉम $10 billion in 2014 to over $130 billion in 2024, contributing 4% of GDP. India ranks 12th globally in terms of biomanufacturing. Significance of bioeconomy क्या है? It reduces reliance on fossil fuels and decrease greenhouse gas emissions and promote sustainability, promotes circular economy. Initiative and policies to boost bioeconomy क्या क्या है? तो BIRAC plays a crucial role in nurturing the biotech innovation ecosystem in India. It has established various industry-focused schemes like Biotechnology Ignition Grant Scheme है, BioNest Scheme है. Policy measures है like National Biofuel Policy, National Biopharma Mission, National Mission on Bioeconomy and Biological Research Regulatory Approval Portal है BioRRAP, launched as a single gateway for regulatory approval for biological research. तो ये है भाई अगला जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये बायो इकोनॉमी में आया थ्रू बायोटेक्नोलॉजी. Space economy. So
budget 24-25 announced a venture capital fund of 1,000 crore to promote space economy. Key organization promoting private sector participation in space sector, तो in space है, ISPA है, NSAI बोल रहे हैं. तो in space है Indian National Space Authorization, Promotion and Authorization Center. तो in space is an autonomous agency in the Department of Space responsible for promotion to promote and enable authorize and supervise various space activities of non-government activities. तो उनके non-government entities के एक्टिविटी को प्रमोट करना, ऑथराइज करना, सुपरवाइज करना, ये काम है इसका. ISPA क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट इन 2020. ISPA is an apex non-profit industry body set up for development of private space industry in India. इंडियन स्पेस एजेंसी जो है it is an intergovernmental, non-governmental entity है. Set up for development of private industry in India. Space India Limited, civilian category company under Department of Space, set up in 2019 to handle the commercial activities of the ISRO. Private sector participation in space sector देखा जाए तो one way India है first option to provide satellite broadband in India. Approval received from in-space. Agnikul. So Agnikul Cosmos and IIT Madras incubated a startup developed worldwide first rocket with a single use 3D printing engine. Space-based startup, those of gas and space-based startup program is Agnikul program is the first privately built rocket launch of in 2022. So with the fund it will provide financing to space startups and small to medium-sized enterprises, and it will supplement initiatives like student fund scheme number in space. It was setting up the venture capital fund to increasing India's share in the global commercial space economy to 10% by 2030, currently to 3%. Then sharing the availability of low-cost capital as to space sector is capital intensive. And in Indian Space Policy 2025, इसमें end-to-end participation of the non-government entity in all the space activities. ये इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन स्पेस पॉलिसी and space tech innovative network private collaboration of the startup and space tech innovation. फिर आता है अटल इनोवेशन मिशन, अटल थिंकिंग लैब, स्पेस चैलेंजेस बाय स्टूडेंट टू फाइंड डिजिटल इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर स्पेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस है. Space 100% foreign direct investment rules for space sector. Ministry of Finance notifies new FDI rule for space-based space sector under Prima 1990. Space activities sectoral by contribute किया. तो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन बनाओ और उनको ऑपरेट करो 100% है. सैटेलाइट के डाटा का कोई वो भी 100% है. ग्राउंड स्टेटमेंट है फ्यूचर स्टेटमेंट 100% है. आपको 74% ऑटोमेटिक है, 74% गवर्नमेंट है. नॉट व्हीकल एंड एसोसिएटेड सिस्टम and subsystem creation of space port for launching and receiving spacecraft is only 100%. 49% autonomous, 49% government है.
manufacturing of component and system subsystem for satellite इसको 100% सब automatic है. नेक्स्ट वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने लॉन्च किया है इसको. एंड वो जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो बेसिकली स्क्रैपिंग पॉलिसी थी उसी को रीनेम किए हैं कि स्क्रैप थोड़ा सा कबाड़ी वाला वर्ड है तो मॉडर्नाइजेशन करना है, बढ़िया वाला वर्ड यूज़ करो. Program aim to create a ecosystem for phasing out of unfit polluted vehicles through a network of registered vehicle scrapping facilities बनाई जाएगी and automated testing stations होंगे, उनके थ्रू फेज आउट किया जाएगा. Under this, the multiple commercial and passenger vehicle manufactured would offer discount for a period of 2 years and 1 year respectively against a scrappage certificate मिलेगा उनको. अगर उनके पास रहेगा तो उनको डिस्काउंट मिलेगा मैन्युफैक्चरर्स को, व्हीकल मैन्युफैक्चरर. तो प्रीवियसली यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस दैट व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इन 2021 टू ग्रेजुअली फेज आउट 15 से 20 ईयर ओल्ड व्हीकल को. और अगर स्क्रैपेज सर्टिफिकेट है तो 1 साल का डिस्काउंट मिल जाएगा और 2 साल का कॉमर्शियल और पैसेंजर के लिए. की हाईलाइट्स क्या हैं इसके प्रोग्राम के? तो एक तो भाई सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होगी in the automotive sector by promoting recycling and reducing of raw materials. Vehicle that failed the fitness test will be scrapped and the owner will receive a certificate of deposit, that is scrapping certificate as proof, which can be used to avail discount on purchasing a new vehicle. And incentive of scrapping, this manufacturer have announced various incentives to encourage vehicle scrapping. तो क्या क्या है? तो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ऑफर अप टू 3% ऑन दी डिस्काउंट ऑन दी एक्स शोरूम प्राइस मिलेगा और पैसेंजर के लिए डिस्काउंट 1.5% ऑन दी एक्स शोरूम प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा. एंड दिस डिस्काउंट आर ओवर एंड अबव दी स्क्रैप वैल्यू प्रोवाइडेड बाय दी जो स्क्रैप फैसिलिटीज़ हैं एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव लाइक मोटर व्हीकल टैक्स कंसेशन एंड वेवर ऑन रजिस्ट्रेशन फीस. तो ये सब पे के ऊपर है, ओवर एंड अबव है, तो ये सब तो मिलेगा ही फैसिलिटी, इसके ऊपर अलग से डिस्काउंट है. इसमें जो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इज लिंक टू दी वैलिडिटी ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट. एंड जो कॉमर्शियल व्हीकल है अंडरगो फिटनेस टेस्ट एवरी 2 years फॉर फर्स्ट 8 years और 8 साल के बाद एनुअली फिटनेस टेस्ट होना चाहिए. जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन उनका 15 साल के लिए वैलिड रहेगा एंड वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट इज नेसेसरी फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर 15 साल एंड द रिन्यूअल इज वैलिड फॉर 5 years. And fitness would be mandated through automated testing station for vehicle. From 1st April 2023, fitness certificate for heavy commercial vehicle proposed to be mandated through automated testing facility only. वहीं से रेगुलेट होगा for all classes of commercial vehicle as well as private vehicle. Fitness testing through automated testing station proposed to be mandated in the phases from 1st June 2024. स्क्रैपेज पॉलिसी. नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान मिनिस्ट्री ऑफ पावर इलेक्ट्रिक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान प्रोसेस which has been developed by the Central Electricity Authority and passed under Electricity Act 2003. Transmission system established as the loop between source of generation and distribution system which is connected to load or ultimate services. इसके बाद है कोल इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी established under the repealed Electricity Act 1928 which has been applied to which has been substituted by Electricity 2003. Central Authority Act consists of not more than 14 members including chairperson of not more than 8 members are full-time members. They are appointed by the government. And function advisor central government on national electricity policy specify technical standard for construction of electric plants, electric lines and
क्रिएट कनेक्टिविटी। मैं टेक्सटाइल पढ़ दे रहा हूँ, तुम उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है? ये बस की हाईलाइट पढ़ लीजिए एनईपी का। अच्छा, हाँ, क्या है उसमें? ये M2 डेटा लिखने वाला यही। रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये तो अमृत पंचामृत का एक पार्ट है ना। 600 by 2032 help to meet peak demand of 458 gigawatt by 2032. Plans to increase inter-regional transmission capacity to 158 gigawatt by 32. Incorporate innovative elements like 10 gigawatt offshore wind and to address power needs of green hydrogen and green ammonia manufacturing hubs. Covers cross-border international. ठीक है, तो टेक्सटाइल सेक्टर। According to India trade data, India textile sector is set to grow to $350 billion by 2030. Textile sector of India contribution जो है domestic apparel and textile industry contribute approximately 2.3% of the GDP. Trade जो होता है 6th largest exporter of the textile and April with share of 3.91% global trade and export की बात करते यूएस एंड यूए 47% में मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये हो गया। और अगर मेजर सेक्टर टू टेक्सटाइल सेक्टर तो अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, क्रेडिट subsidy scheme for modernization and technology upgradation of textile sector, scheme for capacity building to textile sector, so addressing the skill manpower requirement of 495 crore to train 3 lakh personnel in textile related skills. PM mega integrated textile design and apparel, PM Mitra, National Technical Textile Mission and Production Link Incentive Scheme for Textile। तो ये सब आया था। विजन लिस्ट क्या है? तो the Union Textile Ministry launched India's first fashion forecasting initiative, Vision List, India specific fashion trend book Vidhi 24-25 was also launched, and bilingual web platform of National Institute of Fashion Technology and combines artificial intelligence and emotional intelligence to identify, map and analyze geo-specific fashion trends, reflecting India's community and cultural diversity. और अगर टेक्निकल टेक्सटाइल तो National Technical Textile Mission Empowered Program Committee has approved 7 startup proposal under the Great Scheme Initiative. So, grant for research and technology for aspiring innovators in textile sector. Great initiative क्या है? तो research and development and innovation component of the National Technical Textile Mission, Ministry of Textile under Nodal Ministry. Objective is encourage young bachelor, scientists, technology, etc. To fill to translate their idea into commercial technology. And granted only up to 8 lakhs to a period of 1 billion, 18 months. Definition क्या होगा टेक्निकल टेक्सटाइल से? टेक्निकल टेक्सटाइल है डिफाइंड एज टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट यूज्ड प्राइमरीली फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज rather than their aesthetic and decorative characteristics. तो इसके एम हो गया ग्रेट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड द नॉलेज मिनिस्ट्री. And objective is to encourage young innovators, scientists, technology, etc. in the field of technological textile to translate their idea into commercial technology product.
and grant is normally 50 lakhs for the period of 18 months. कहीं होगा डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना, हम फिर से रिपीट कर दिया ना। आप ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए। अबे साला हम पर डेफिनेशन तो पढ़ चुके थे। टेक्निकल टेक्सटाइल एज द डिफाइंड एज टेक्निकल मटेरियल एंड प्रोडक्ट इज प्राइमरली फॉर देयर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शन सपोर्टिंग rather than their aesthetic and decorative character. Agriculture, road, railway track, sports gear, health, bulletproof jacket, fireproof jacket, special location इसका application है। Indian technical textile market is already big market in the world. Government initiative National Technical Textile Mission to position the country as a global leader in technical textile, and schemes क्या है, production linked incentive scheme for textile, PM mega integrated textile design क्या apparel park, scheme and scheme for integrated textile parks, and mandatory usage of technical textile to several central ministry or advisory has been mandated to use technical textile. And others में quality control regulation for geotech, textile, agro-textile, textile, etc. Development of new education code contributed to technical textile products. तो ये है बात। ये तुम पढ़ लो, फिर हम पढ़ लेंगे, फिर तुम पढ़ लेना। खत्म करके सोचते हैं कि जवाब पेज नहीं आ रही है। कि अदर की इनिशिएटिव पढ़ ले रहे हैं, फिर अपना मिसलेनियस सब पढ़ निपटा दीजिएगा। तो अदर की डेवलपमेंट में इंडेक्स ऑफ द राइट कोर इंडस्ट्रीज़, तो कंबाइंड ICI जो है इंक्रीज बाई 6.7% प्रोविजनल इन फरवरी 2024 एज कम्पेयर टू दी इंडेक्स इन फरवरी 2023। ICI जो है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज मेजर दी कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ये सारे हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। दे कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। IIP में भी इनका लगभग 40% रोल है। पेट्रोल रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट वेट ऑफ 28%, फॉलोड बाई इलेक्ट्रिसिटी 20% के आसपास। ICI रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Navratan status development Department of Public Enterprises has granted Navratan status to Indian Renewable Energy Development Limited Agency IREDA and Solar Energy Corporation of India। IREDA जो है ये is under administrative control of Ministry of Renewable Energy and established as a non-banking financial institution in 1987। एंड जो ये है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेटस नवरत्न इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन दी वेरियस पैरामीटर सच एज जो है पहली बात तो मिनी रत्ना 1 हो एंड हैव ऑब्टेन्ड एन एक्सीलेंस और वेरी गुड MOU रेटिंग इन दी 3 ऑफ लास्ट 5 years एंड हैविंग कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 एंड अबव इन सेलेक्टेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो मिनी रत्ना 1 के साथ अगर ये वाला रहेगा क्राइटेरिया तो नवरत्ना बन सकता है। एलिजिबिलिटी ऑफ मिनी रत्ना के लिए क्या है? तो मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 स्टेटस होता है। जो मिनी रत्ना 1 है उसमें सेंट्रल PSU जो होगा विच हैव बीन मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड प्री टैक्स प्रॉफिट इज 30 crore और मोर इन एटलीस्ट 1 of the 3 years एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ, उसको मिनी रत्ना 1 बोलेंगे। मिनी रत्ना 2 में विच हैव मेड प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्थ, वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कैटेगरी 2 बन जाएगा। नेक्स्ट अपना एक्सपोर्ट कमेटी फॉर डेवलपिंग गिफ्ट्स IFC। तो गिफ्ट IFC एज अ ग्लोबल फाइनेंस अकाउंटिंग हब सबमिट्स रिपोर्ट ऑफ फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी and committee was formed following the Ministry of Finance notification which classified the bookkeeping, accounting, taxation, financial crime compliance as a financial service under the International Financial Services Sector IFSC Act of 2019। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस एक्ट सर्विस सेंटर है, ये
IFSC देखते हैं तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो गिफ्ट सिटी है, एंड IFSC वॉज established इन दी एज a स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन 2015 in Gujarat. IFSC caters to customers outside the jurisdiction of the domestic economy. Such centers deals with the flow of finance, financial products and special services across border. ये 2015 में ऑपरेशनलाइज हो गया था गिफ्ट, एंड एम टू बिकम इंडियाज गेटवे फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज. IFSC अथॉरिटी जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. IFSC एक 2019 के अंडर में बनी है. इट इज़ ए यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन दी IFSCs इन इंडिया. फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, तो इंडिया रेजेस इंडियाज गोल्ड कंजप्शन प्रोजेक्शन ऑफ 450 टन इन 2024. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने रेज किया है इंडिया कंजम्पशन. तो इट इज़ फॉर्म इन 1987 बाई सम माइनिंग कंपनीज के द्वारा बनाया हुआ है. इट इज़ दी अथॉरिटी ऑन गोल्ड एंड एक्सप्लोर द यूनिक गोल्ड मार्केट्स एंड कंडक्ट रिसर्च. एंड गोल्ड एज ए कमोडिटी देखें तो लीडिंग एक्सपोर्टर जो है 2022 का डेटा के हिसाब से स्विट्जरलैंड था, फॉलोड बाई USA, फिर UAE. इम्पोर्टर भी स्विट्जरलैंड ही है, फॉलोड बाई चाइना, UAE, UK और इंडिया फोर्थ इम्पोर्टर, लार्जेस्ट इम्पोर्टर में आएगा. टॉप प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूसर्स में चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फॉलोड बाई ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, USA. इन इंडिया लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड इज लोकेटेड इन बिहार में 44% है, फॉलोड बाई राजस्थान में 25%, कर्नाटका में 21%. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है आफ्टर चाइना. निधि कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेस्ट ऑन निधि कंपनी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी बाय 2013. It complies with the NIDI Rule 2014 made by the central government for the regulation of such class of companies. The objective of NIDI company is to cultivate the habit of thrift and saving amongst its members, and they receive deposit from an individual's member only for their multilateral benefit. For their mutual benefit. The criteria not less than 200 members and net one fund of 10 lakhs. ISIS mark with the government makes Indian standard of institution. Mark mandated to stainless steel and aluminum fitting utensils through quality control overall. ISIS mark is defined, developed by Bureau of Indian Standard sharing of product quality and safety. BIS 3 years of quality control order. The ISI mark is mandatory for certain products to be sold in India, such as electricity or land, like cycle, motor, heater, kitchen appliances, etc., cement, automobile accessories, medical equipment, and steel and iron product. Bureau of Indian Standard का है, which is the national standard body of India established by the BIS 2016, and it aims to harmonize development of the activities of standard marketing and quality certification of goods. Other BIS ने however का official guarantee of the purity of the fitness of the precious metal को eco-mark, labeling of the environmental friendly products. Green source क्या होता है? Earlier held that India's rural economy is playing the role of green source in the maximum consumer goods. Green source are signs that an economy or sector is growing rapid in economic terms of fast moving consumer goods sector. It is characterized by the high turnover consumer packaged goods, for example, goods that are produced, used as mark and consumed within a short span of time. Example, detergent, toiletries, toothpaste. Enhanced integrated framework है, telecommunication है, and you can see 4 there are मेरे को
पढ़ लेना, ये सब ठीक है, हाँ ये सब उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कोई मतलब नहीं है। हाँ अब मेरे को है भयंकर। ठीक है बॉस, अब सो जाइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है बॉस, बाय। Enhanced integrated framework. Finland is supporting the least development countries through projects funded by this enhanced integrated framework. Enhanced integrated framework is the only multilateral partnership dedicated to assisting the least development countries to use trade as a engine for growth, sustainable development, and poverty reduction. In it, 51 countries are partners, and is also supported by international organizations like World Bank, WTO, and Enhanced Integrated Framework Trust Fund Manager, United Nations Office for Project Services, Telecom Communications, Administration of Digital Bharat निधि रूल्स 2024. तो टेलीकम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल 2024 has been notified by Department of Telecommunication and exercise of power conferred by Telecommunications Act of 2023 to operationalize the डिजिटल भारत निधि. डिजिटल भारत निधि क्या है? Established through the Telecommunication Act 2023 for funding telecom schemes in underserved, remote or rural areas at affordable prices. It replaces the Universal Service Obligation Fund created under the erstwhile Indian Telegraph Act of 1985. जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था वॉज अ नॉन लैप्सेबल पूल ऑफ फंड जनरेटेड बाय द यूनिवर्सल एक्सेस लेवाई थ्रू द लाइसेंस फी चार्ज्ड ऑन द लाइसेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एट 5% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. And the last is the NCOE for animation, visual effect, gaming, cosmetics and comics and extended reality. The formation of National Center of Excellence for this animation, visual effect, gaming, comics, extended reality follows the 22-23 budget announcement which proposed the creation of AVGC task force. तो फीचर्स क्या होगा? इट विल बी सेटअप एज एन सेक्शन 8 कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2023 and provisionally named the Indian Institute of Immersive Creators. It will function as an incubation center for nurturing startups in the AVGC and XR field, and it will boost the creative economy in India. Creative economy या फिर इसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं. तो ये क्या है? तो essentially it is known is it knowledge based economic activities upon which creative industries are based. Creative industries are the cycles of creation, production and distribution of goods and services that uses creativity and intellectual capital as a primary input. In India, it's $30 billion US industry and is responsible for employment of nearly 8% of India's working population present. तो ये हो गया कंप्लीट हम लोग का जनवरी 2025 में जो इकोनॉमी PD 365 आया था. कंप्लीट PD 365 इज़ कम्प्लीटेड. नेक्स्ट इसका वर्जन जब आएगा तब हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को, अपने पीयर ग्रुप्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके नॉलेज पढ़ें, डिस्कस करें आपस में. ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.